एयर इंडिया हादसे के बाद देश में एविएशन सेफ्टी को लेकर एक हाई लेवल समीक्षा बैठक की गई है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने एयरलाइंस के शीर्ष अधिकारियों के साथ मुलाकात की है। ब्लैक बॉक्स की जांच को लेकर भी मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट की है। ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं रोहन सिंह से। बताएं रोहन, क्या क्या कदम उठाए गए हैं? जी, ये पहली बड़ी बैठक हुई है एयर इंडिया विमान हादसे के बाद से एविएशन सेफ्टी को रिव्यू करने के लिए, और इसमें सभी स्टेक होल्डर शामिल थे। एयरलाइंस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जितनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां हैं, जो रेगुलेटर्स हैं, सभी शामिल थे इसमें। जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं राम मोहन नायडू, उन्होंने पहले तो एयर इंडिया के जो CMD है कैंपबेल विल्सन, उनसे अलग से बातचीत की, उनसे पूरा स्टेटस मांगा कि उनकी जो इनहैंस सेफ्टी मेजर्स हैं उनमें कितने विमानों का जो ये हो चुका है और कब तक ये पूरा होने की उम्मीद है। साथ ही एयर इंडिया की तरफ से ये इन्फॉर्म किया गया कि उनके कई सारे जो विमान हैं वो अभी उपलब्ध नहीं है बिल्कुल, क्योंकि वो जो इनहैंस जांच हो रही है उसके लिए वो गए हुए हैं, तो उन्हें कुछ समय के लिए अपना जो ऑपरेशंस हैं वो स्केल डाउन करना पड़ेगा। उससे इम्पैक्ट हो सकता है कुछ कैंसलेशंस में और डिले में। साथ ही ये भी जानकारी दी गई कि जो विमान हादसा हुआ था उसमें बोइंग 787 का जो विमान था वो पूरी तरह से ठीक था, उड़ान से पहले उसमें किसी तरह की खामी नहीं थी। ये जानकारी दी गई थी एयर इंडिया की तरफ से। इसके बाद सिविल एविएशन मिनिस्टर ने जो बाकी एयरलाइंस हैं, अकासा, स्पाइस जेट, इन सबके रिप्रेजेंटेटिव से बातचीत की और उनसे ये सुनिश्चित करने को कहा कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा जो ऑपरेशनल दिक्कतें हैं वो ना हो। और साथ ही एक अपडेट दिया गया जो ब्लैक बॉक्स है उसको लेकर, क्योंकि मीडिया में बहुत सारी खबरें आ रही थी कि क्या ये ब्लैक बॉक्स जो है वो अमेरिका भेजा जाएगा जाँच के लिए। तो इस पर मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया है कि अभी ये साफ नहीं है, टेक्निकल असेसमेंट किया जाएगा, उसके बाद ही ये जाँच कहाँ होगी इसके बारे में बताया जाएगा। अभी किसी भी तरह के स्पेकुलेशन करने से बचने को कहा गया है। साथ ही एक और जानकारी दी गई है कि इस विमान में ब्लैक बॉक्स के 2 सेट थे। पहला 13 जून को मिला था, दूसरा 16 जून को मिला था, और उन दोनों को ही अब जांच के लिए, फॉरेंसिक जांच के लिए ले लिया गया है। साथ ही इसमें AIB के साथ जो NTSB अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन है वो इसकी मदद कर रहा है। साथ ही बोइंग से भी इसकी मदद ली जा रही है। शुक्रिया रोहन। फाइटर प्लेन हो या रडार, डिफेंस सेक्टर से जुड़े ऐसे सामान की खरीद की प्रक्रिया आने वाले दिनों में छोटी होगी और साथ ही आत्मनिर्भरता को इसके तहत बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए रक्षा मंत्रालय मौजूदा डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर यानी DAP में बड़े बदलाव की तैयारी में है। ये बदलाव क्या होंगे, ये सुझाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। पूरी खबर डिटेल से समझते हैं लक्ष्मण रॉय से। बताएं लक्ष्मण जी। देखिए, दरअसल ये बदलाव क्या होंगे और क्यों होंगे, तो पहले बता दूं कि बदलाव क्यों किए जा रहे हैं ये जानना जरूरी है। सरकार चाहती है कि डिफेंस सेक्टर के लिए जो भी सामान खरीदे जाते हैं वो सामान जल्द से जल्द खरीदे जाएं, और इसके लिए ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया गया था डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। उसी को आगे बढ़ते हुए अब उसको जमीन पर ला करके सरकार ये चाहती है कि ये सामान तो खरीदे जाएं, लेकिन सामान खरीदने में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाए। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने में घरेलू कंपनियों को बढ़ावा मिले, घरेलू कंपनियों में ज्वाइंट वेंचर हो, निजी कंपनियों के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, इन सबको बढ़ावा दिया जाए। और इसके लिए सरकारी खरीद जो होती है, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर जिसकी बात आपने की, उसके जो मौजूदा प्रक्रिया है उसमें बदलाव करना चाहती है सरकार। बदलाव इस तरीके से किया जाए कि समय कम लगे किसी भी सामान को तय करने में कि हमें कौन सा सामान खरीदना है, और एक और फैसला हो गया खरीदना है तो उसके एक्विजिशन प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया छोटी हो, क्वालिटी के साथ कोई समझौता ना किया जाए। तो ये कैसे छोटी हो, नियमों में कहाँ दिक्कतें हैं जिसको दूर किया जाए, जो अड़चन है उसको दूर किया जाए। तो इसके लिए एक खास कमेटी बनाई गई है, और इस कमेटी में एक ex-IAS ऑफिसर को भी, अपूर्व चंद्रा को एडवाइजर के तौर पर रखा गया है, और इस कमेटी की अगुवाई जो DG एक्विजिशन करेंगे। और इसमें 5 जुलाई तक, मतलब अगले कह सकते हैं 20 दिन के भीतर सभी लोगों से राय मांगी गई है। उनकी राय आने के बाद डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीड्योर जो है उसमें बदलाव किया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द डिफेंस सेक्टर के सामान खरीदे जाएं और उसमें मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिले। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। इधर इजराइल और ईरान के बीच युद्ध भयंकर होता जा रहा है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। इजराइल ने ईरान के इराक में न्यूक्लियर ठिकाने पर बड़ी स्ट्राइक कर दी है। वहीं ईरान ने तेल अवीव में इजरायली इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर अटैक किया है। इसके अलावा तेल अवीव में ही इजरायली स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग पर भी ईरान ने मिसाइल दाग दी है। साथ ही इजराइल के बेरशेबा शहर में सबसे बड़े अस्पताल सोरोका हॉस्पिटल पर भी ईरान ने मिसाइल बरसाई है।
नीले आसमान में ये तबाही की सफेद लकीरें, मिसाइलों की ये सीरियल स्ट्राइक ईरान की तरफ से की गई। जहां जहां इन मिसाइलों का हमला हुआ, वहां वहां भारी तबाही का दावा किया जा रहा है। लोग बदहवास होकर भाग रहे हैं, बंकरों में शरण ले रहे हैं। ईरान की तरफ से किए गए ये हमले तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा जैसे शहरों को टारगेट करके किए गए। जहां जहां मिसाइलें गिरी, वहां जबरदस्त नुकसान का दावा किया जा रहा है। सोरोका मेडिकल सेंटर को भी निशाना बनाया गया। मिसाइल ने जैसे ही अस्पताल को हिट किया, पूरा अस्पताल धुआं धुआं हो गया। लोगों में अफरा तफरी मच गई, लोग जान बचाकर भागने लगे। एक तरफ ईरान मिसाइल हमलों से इजराइल को दहला रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल की खतरनाक मिसाइलें भी लगातार ईरान में अपना कहर बरपा रही। इसी कड़ी में इजराइल की तरफ से ईरान की खोंदाब न्यूक्लियर साइट के पास बड़ा हमला किया गया। ये वही इलाका है जिसे ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए बेहद अहम मानता है। उधर इजराइल के अस्पताल पर हुए मिसाइल हमले के बाद इजराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू का गुस्सा भड़क गया है। उन्होंने ईरान को इसकी कीमत चुकाने की धमकी दी। तो इस वीकेंड दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ईरान पर हमला बोल सकती है। ब्लूमबर्ग से लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल तक हर रिपोर्ट एक ही चेतावनी दे रही है कि तेहरान में तबाही का तूफान उठने वाला है। ईरान पर हमला अब केवल अटकल नहीं, बल्कि एक संभावित हकीकत बन चुका है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की तैयारी तेज कर दी है और ये वीकेंड निर्णायक हो सकता है। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में रणनीति बन चुकी है, बस एक आखिरी मंजूरी बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को दो टूक कहा था, मैं हमला कर भी सकता हूं, नहीं भी, लेकिन अगला हफ्ता बहुत बड़ा होने वाला है। शायद हफ्ते से भी पहले ये वही ट्रंप हैं जिनके फैसले दुनिया की सीमाएं तय करते हैं और अब उनकी घड़ी ईरान की ओर टिक टिक कर रही है। इसी बीच वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी दावा किया है कि ट्रंप ने इस हफ्ते ईरान पर हमले की योजना को मंजूरी दी थी, लेकिन आखिरी पल में उन्होंने इसे रोक लिया, ये देखने के लिए क्या तेहरान उनकी शर्तें मानता है या नहीं। ये हलचल तब मची है जब ईरान के आसमान में पहले ही इजराइल की मिसाइलें कहर बरपा रही हैं। फिलहाल गेंद ट्रंप के पाले में है, यानी फैसला अब कागजों में नहीं, जमीनी हमले की दहलीज पर खड़ा है। ट्रंप ने कहा है ईरान को बिना शर्त झुकना होगा, वरना व्हाइट हाउस की दीवारों के भीतर साजिश और सर्जिकल स्ट्राइक की पटकथा साथ साथ लिखी जा रही है। इतना तय है, अगर अमेरिका का हमला हुआ तो इसके नतीजे भयानक से भी भयानक हो सकते हैं। ईरान और इजराइल जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस टकराव को लेकर गहरी चिंता जताई है। दोनों नेताओं ने इजराइल की कार्रवाई को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया है। जिनपिंग ने कहा है कि युद्ध विराम एक तात्कालिक प्राथमिकता है। वहीं क्रेमलिन के वरिष्ठ सलाहकार उशकोव के मुताबिक पुतिन और जिनपिंग ने साफ किया है कि इस संघर्ष का कोई सैन्य हल नहीं है और शांति ही एकमात्र रास्ता है। राष्ट्रपति ट्रंप अपनी हरकतों से लगातार चर्चा में हैं। ईरान पर एक्शन प्लान उन्होंने मंजूर भी कर लिया है, लेकिन उन्होंने ये कह दिया है कि कोई इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि आखिर वो करने क्या वाले हैं। सवाल है कि ट्रंप आखिर ऐसा क्यों करते हैं। आवाज़ अड्डा में आज इसी पर होगी बड़ी चर्चा, ट्रंप का टैंट्रम। ऑपरेशन सिंधु के तहत इजराइल ईरान जंग के बीच उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी के करीब 110 भारतीय छात्र
सुरक्षित भारत लौट आए हैं। इनमें से करीब 90 छात्र कश्मीर के हैं। भारत पहुंचे छात्रों ने बताया कि ईरान में हालात हर दिन खराब होते जा रहे हैं। बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। खुशी बयान नहीं कर सकता। अपने घर वालों को देखने के लिए खुशी जो है बहुत ज़्यादा है। वहाँ के हालात बहुत वर्स्ट हैं, वहाँ के लोगों के लिए भी। वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, सब लोग हैं, हमारी तरह ही लोग हैं सब, वो भी सफ़र कर रहे हैं। वॉर अच्छी चीज़ नहीं है। हालात जो है बिगड़ते जा रहे हैं। पहले तो स्टार्ट जो वेरी स्लो था, लेकिन अब जो है वो बहुत हालात ख़राब होते जा रहे हैं। मोस्टली जो तेहरान में है, जो कैपिटल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। इंडियन एम्बेसी ने हमारे लिए सब कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रखा था, हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, बस हम थक गए हैं। वहाँ जब वार स्टार्ट हुआ तो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहाँ से इवैक्यूएट किया थ्रू आर्मीनिया। तो हम परसों निकले, 3 दिन हुए हमें वहाँ से निकलते हुए। तो हम आर्मीनिया से फिर यहाँ दिल्ली आए। ईरान इसराइल के टेंशन के बीच में हम लोग फंस चुके थे वहाँ पर उस वॉर में, और वहाँ पे बहुत हालत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर इवैक्यूएट किया है। और हमने उससे पहले हमने बाय रोड ट्रैवल किया है टू आर्मीनिया से हमें फिर दोहा लिया गया, कतर व इंडिगो, और फिर यहाँ पर हम लोग आए हैं। कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS ने पहली बार आधिकारिक रूप से ये कबूल किया है कि खालिस्तानी कट्टरपंथी कनाडा की धरती का इस्तेमाल भारत में हिंसा को बढ़ावा देने के लिए, फंडिंग करने के लिए और साजिश रचने के लिए कर रहे हैं। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस की ताज़ा रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि कनाडा स्थित खालिस्तानी चरमपंथी भारत में हिंसा को बढ़ाने के लिए कनाडा को एक बेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कबूलनामा बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि सालों से भारत ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है। CSIS के जरिए कनाडा ने पहली बार खालिस्तानियों के लिए कट्टरपंथी शब्द का इस्तेमाल किया है। निजी इंश्योरेंस कंपनियों पर IRDAI ने एक्शन लिया है। महंगे हेल्थ इंश्योरेंस और क्लेम रिजेक्शन मामले को लेकर IRDAI ने जांच शुरू की है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, जो हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ से ये शिकायत बहुत ज़्यादा मिल रही थी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एक तरह से प्रीमियम में इंक्रीज़ किया है और साथ ही साथ जो क्लेम रिजेक्शन का रेशियो है वो भी काफ़ी कम हो गया है। लिहाजा वित्त मंत्रालय की तरफ से IRDAI को निर्देश दिए गए थे कि इस पर एक्शन होना चाहिए, इस पर जांच होनी चाहिए। तो जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं कि IRDAI ने जो देश के टॉप प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी है, और जो भी रूल के मुताबिक जो भी अगर कोई कंपनी दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ पेनल्टी भी लगाया जाएगा। तो ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। खासतौर से जो जिस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने पूरे देश में एक तरह से कार्टेलाइजेशन के जरिए एक यूनिफॉर्म तरीके से प्रीमियम बढ़ाया, और साथ ही साथ जो क्लेम रिजेक्शन रेशियो था वो भी 30% से ज्यादा बढ़ गया। क्योंकि अगर बात करें तो जो सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनका जो क्लेम एक्सेप्टेंस रेशियो है करीब 103% है, लेकिन वहीं अगर प्राइवेट कंपनियों की देखें तो 70% से नीचे है। लिहाजा सरकार इस बात को लेकर भी काफी नाराज हुई थी कि ये आखिर इस तरह से कैसे देश में चल रहा है, कैसे यूनिफॉर्म तरीके से प्रीमियम बढ़ाए जा रहे हैं, कैसे इतना ज्यादा क्लेम रिजेक्शन हो रहा है। शिकायतों का अंबार लगा हुआ था वित्त मंत्रालय में। लिहाजा अब IRDAI की तरफ से एक्शन की शुरुआत हो गई है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कई सारे जो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको अब भारी भरकम पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। निफ्टी वीकली एक्सपायरी पर बाजार में दायरे में कारोबार हुआ। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 83 पॉइंट गिरा, निफ्टी 19 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली रही है। बैंकिंग शेयरों में दबाव देखने को मिला। रियल्टी, मेटल, IT शेयरों में भी बिकवाली रही। आज के बाजार में सबसे ज्यादा बढ़त ऑटो इंडेक्स में देखने को मिली। आस्क हेज सॉल्यूशंस के CEO वैभव सांघवी ने मार्केट आउटलुक पर बात की है। इस दौरान वैभव सांघवी ने कंज्यूमर, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल स्पेस में निवेश की सलाह दी है। हमें लगता है कि डोमेस्टिक ओरिएंटेड कंपनीज इंक्लूडिंग योर कंज्यूमर्स, हेल्थ केयर, probably to some extent financial services as well, ये सब सेक्टर्स probably ठीक लग रहे हैं। Having said that, रेट कट के कारण एक एडवर्स इम्पैक्ट भी आ सकता है फ्रॉम अ बैंकिंग परस्पेक्टिव, जहां उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स भी थोड़े कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सो ओवरऑल हम बैंक्स में न्यूट्रलिश है। जो हम पहले पॉजिटिव थे वो हम न्यूट्रल के दौर पर चल रहे हैं, बट अदरवाइज कंजम्पशन एक बड़ी थीम उभर के आ रही है।
मॉर्गन स्टैनली ने आईटी सेक्टर की इनकम ग्रोथ अनुमान में कुछ सुधार किया है, लेकिन अगले 2 साल तक हालात ज़्यादा ठीक होते हुए नहीं दिख रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली की आईटी पर क्या है पूरी रिपोर्ट, बता रहे हैं यतिन मोता। देखिए, जैसे कि आपने कहा कि मॉर्गन स्टैनली का जो आईटी का आउटलुक है अगले 2 सालों के लिए थोड़ा फीका है। इनफैक्ट उनको लगता है कि अगले 2 वित्त वर्षों के लिए शायद आईटी की अर्निंग्स थोड़ी बहुत म्यूटेड रहें। इनफैक्ट इन्होंने केवल खास छोटा सा एक रेवेन्यू इंप्रूवमेंट देखा है। तो ग्लोबल जिस हिसाब से परिस्थिति बनी हुई है उस हिसाब से शायद आईटी पे वो अब इतने गंगो नहीं है। इनफैक्ट जो डील पाइपलाइन है, कमेंट्री है मैनेजमेंट्स की, वो कंफर्म कर रही हैं कि कहीं ना कहीं ट्रेंड थोड़ा वीक हो चला है। खास करके जो वेंडर कंसोलिडेशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो हिसाब से डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स में यानी जो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, यहाँ भी हमने धीमापन देखा है। इनफैक्ट इनको लगता है कि जो रैली अगर आप देखें आईटी स्टॉक्स में, तो इन रैली को यूज़ करना चाहिए आईटी शेयरों से एग्जिट करने के लिए, बिकवाली करने के लिए। जहाँ तक कि स्टॉक्स का सवाल है, इन्होंने टेक महिंद्रा को डाउनग्रेड किया है, अंडरवेट, टारगेट रखा है 1575। उन्होंने विप्रो को इक्वल वेट रखा है अपग्रेड करके, और टारगेट बढ़ा के 265 रुपये कर दिया है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से नीचे ही है। लार्ज कैप्स में से उनको टीसीएस, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स अच्छे लगते हैं बनाम HCL टेक और LTI माइंडट्री, और मिड कैप में इनको कोफोज और एम्फेसिस जैसे नाम पसंद है। और जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल हालात बने हुए हैं, वैसे में डिफेंस की थीम अभी भी हॉट नज़र आ रही है। डिफेंस सेक्टर पर ICRA का आउटलुक पॉजिटिव है। ICRA के मुताबिक सेक्टर में ग्रोथ के कई ट्रिगर्स मौजूद हैं। पूरी रिपोर्ट जानते हैं मिताली जैन से। तो इकरा की जो पॉजिटिव आउटलुक पे आई है पूरी डिफेंस सेक्टर के रिपोर्ट, FY26 में फर्म का मानना है कि 15 to 17% तक की रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा सकती है डिफेंस सेक्टर से, और FY 2025 के एंड तक जो इनका स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और ऑपरेटिंग इनकम का रेशियो है वो करीबन 4.4 टाइम्स है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी FY26 के लिए 25 से 27% के बीच की उम्मीद जताई गई है। यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसी सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत, FDI में लिबरलाइजेशन और डिफेंस ऑफसेट पॉलिसीज। कैपिटल आउटले की बात करें तो पिछले 5 सालों में 8.29% CAGR से बढ़ा है, रीचिंग टू 1.92 लाख करोड़ इन FY26। एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट की हम बात करें तो डिफेंस एक्सपोर्ट्स FY 2017 से 2025 के एस्टिमेटेड जो आंकड़े हैं वो 15 गुना ज़्यादा बढ़ गए, ऐसा समझ में आ रहा है, जिसका CAGR ग्रोथ देखें तो करीबन 41% है। डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट में भी ये शेयर काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आया है। FY 2017 में हमने देखा था कि 61% का शेयर था, वो FY 25 तक बढ़कर 75% तक हो गया है। इसके अलावा सेक्टोरल डायनामिक्स हम समझें तो प्राइवेट सेक्टर लैंड और ICT, जो प्राइवेट सेक्टर है वो लैंड और ICT बेस्ड सिस्टम्स में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, जबकि जो डिफेंस PSUs है वो अभी भी नेवल, एरोस्पेस और आर्मामेंट सेगमेंट्स में डोमिनेट करते हैं। अब सिस्टम लेवल प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, जिससे प्लेयर्स को ज़्यादा वैल्यू कैप्चर करने में मौका मिलता हुआ नज़र आ सकता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इकरा का कहना है कि सेक्टर की वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है और DPSUs बड़े मोबिलाइजेशन एडवांसेस का यूज़ करें, जबकि प्राइवेट कंपनीज में देखा गया है कि QIP और प्रेफरेंशियल इक्विटी रूट्स के थ्रू फंडिंग रेज की जा रही है। तो ओवरऑल हम देखें तो इकरा की काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक पे थी ये डिफेंस सेक्टर पे ये रिपोर्ट। ये सोना जमकर चमक रहा है। इस साल ये कमोडिटी सबसे शानदार परफॉर्मिंग एसेट क्लास बनकर उभरी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाकेदार लाइव वेबिनार, गोल्ड मास्टर क्लास। 21 जून को होने वाले इस वेबिनार में हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि सोने में ट्रेडिंग और निवेश कैसे करें, वो भी रियल केस स्टडीज़ के साथ। और हाँ, आपके सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे, चाहे बात हो कितना सोना रख सकते हैं, गिफ्टिंग पर टैक्स कितना लगेगा, पोर्टफोलियो में सोने का हिस्सा कितना होना चाहिए, या फिर पुराने और नए ज्वेलरी पर GST के नियम। सोने से जुड़े हर सवाल का जवाब बस इस वेबिनार में। तो देर न करें, अपनी स्क्रीन पर दिख रहे लिंक पर फटाफट रजिस्टर करें और बने गोल्ड मास्टर क्लास का हिस्सा।
19 जून तक देश के आधे से ज़्यादा हिस्से में मानसून सक्रिय हो चुका है। दिल्ली, मुंबई, पुणे में येलो अलर्ट के साथ तेज बारिश जारी है। गुजरात के नवसारी और वलसाड जिलों में कावेरी और अंबिका नदी उफान पर है। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भी बारिश की चपेट में हैं। मानसून सामान्य से बेहतर रहने की उम्मीद से किसान और जनता राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बारिश कुछ क्षेत्रों में मुश्किलें भी पैदा कर रही है। मानसून ने बिहार और यूपी में भी एंट्री ले ली है। कई जगह बारिश का कहर भी देखने को मिला है। वहीं कई राज्यों में भारी बारिश की उम्मीद है। बारिश का कहां कैसा हाल है, इस पर मौसम विभाग के वैज्ञानिक RK जेनामणि से बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। हमारे साथ मौसम विभाग के साइंटिस्ट RK जेनामणि। सर, मानसून इस बार काफी तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है, एडवांस कर रहा है। अभी क्या स्टेटस है और दिल्ली कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि पहुंच जाएगा? बिल्कुल, आज जो लेटेस्ट 19 जून है, अगर हम एडवांस का बात करें तो जो बिहार का एरिया है, पटना एंड पूरा एंटायर बिहार आज कवर हुआ है और पूर्व उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका कवर हुआ है। और जो मध्य प्रदेश गुजरात का जो लाइन था वो फिक्स है, आज ज़्यादा गया नहीं। और फर्दर जो प्रेडिक्शन दिए हैं, मतलब 3 से 4 दिन तक जो है हमारा जो पश्चिम हिमालय का क्षेत्र है, जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, वहाँ आएगा। और उसका जो सटा हुआ पंजाब हरियाणा है, ये भी आएगा साउथ वेस्ट मानसून। और फर्दर नीचे से जो राजस्थान का इलाका है और मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट है, पूर्व उत्तर प्रदेश का जैसे लखनऊ वगैरह, नेक्स्ट 3 से 4 दिन तक आ सकता है। और दिल्ली के लिए अभी ये तो थोड़ा पीछे है, तो दिल्ली के लिए अभी हम लोग प्रेडिक्ट नहीं किया, लेकिन प्री मानसून थंडरस्टॉर्म जैसे लाइट रेन ये होता रहेगा। और अगर मेनली अभी हमारा फोकस जो है ना, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल, क्योंकि दो सिस्टम है। एक सिस्टम जो है वेलमार्क लो प्रेशर है, यानी जो कम दबाव का क्षेत्र है, वो अभी भी झारखंड का इलाका में है। और पिछले 24 घंटे में काफी बारिश हुआ है। झारखंड और गैंगेटिक क्षेत्र जो वेस्ट बंगाल का और उड़ीसा का बहुत ज्यादा बारिश हुआ है, मोर देन 180 मिलीमीटर टू 230 मिलीमीटर। ये तो हो गया पूर्व क्षेत्र में जो बारिश है भारत का। और पश्चिम क्षेत्र में भी काफी आप देख सकते हैं, ये जैसे गुजरात है, साउथ राजस्थान, दक्षिण राजस्थान है, कोंकण गोवा है, मध्य महाराष्ट्र काफी रेन हुआ है। मुंबई में जो है 180 मिलीमीटर हुआ था सुबह 8:30 तक। इधर अमेरिका के टेक्सास से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। स्पेसएक्स के सुपर रॉकेट स्टारशिप में स्टैटिक फायर टेस्ट के दौरान ज़बरदस्त विस्फोट हो गया है। ये हादसा उस वक्त हुआ जब रॉकेट को ज़मीन पर खड़ा रखकर इंजन का परीक्षण किया जा रहा था। अचानक इंजन चालू होते ही स्टारशिप में तेज़ धमाका हुआ और रॉकेट के निचले हिस्से में आग लग गई। देखते देखते रॉकेट जलकर खाक हो गया है। स्टारशिप वही रॉकेट है जिसे स्पेसएक्स चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए तैयार कर रहा था। ऐसे में ये घटना एलन मस्क की महत्वाकांक्षी योजनाओं को तगड़ा झटका दे सकती है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। नमस्कार।